तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग का एग्जाम। आपको पता है चल रहा है, तो 26 मई सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। और आज के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं और काफ़ी सारे प्रश्न हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आज के जो प्रश्न भेजे हैं सेकंड शिफ्ट के विजेंद्र सिंह के द्वारा भेजे गए हैं, जो ग्वालियर के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आपका भी आगे की किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। 705254 7003 यानी कि 705254 7003 इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर से सेंड कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, साइंस हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आए हैं। साथ ही साथ में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको ये बताएंगे कि आज के टॉप 5 स्कोरर क्या मिले हैं हमको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से लेकर के और 20 जून यानी कि लास्ट एग्जाम तक हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस की। तो आज का पहला प्रश्न काफ़ी सरल, बहुत ही ज़्यादा सरल था और इसको कल मैंने करवाया भी था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, इसको हमने पूछा भी था कि आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कल वाला कमेंट का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो यही था और आज देखिए एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चयन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 से इस पद को ग्रहण किया था और वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। कल प्रश्न पूछा गया था कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहा था, तभी हमने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था कि ये 2 बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और आज यही प्रश्न जो है रिपीट होकर के आ गया है। तो 3 बार प्रधानमंत्री कौन रहा है, तो 3 बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 प्रश्न आपके इसी जो है वीडियो में से आपके अगले एग्जाम में देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन है ये पूछा गया था। तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, यानी कि सीतारामैया जो है वो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी ये भी आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। इनका पूरा नाम हमने क्यों लिया, क्योंकि आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में पंडित पट्टाभी सीतारामैया का पूरा नाम पूछा गया था। तो देख लीजिए, 24 दिसंबर 1880 को जन्मे भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रहे थे, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और आंध्र प्रदेश राज्य में राजनीति के जो नेता थे। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1952 से 1957, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, 1952 से 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया था और मध्य प्रदेश के होने वाले ये पहले राज्यपाल थे। ठीक है, अब पहली महिला राज्यपाल कौन है ये भी आपको याद रखना है। महिला मुख्यमंत्री आपको पता, उमा भारती प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री हैं। ये सब आपको पढ़ करके जाना है। जिनका एग्जाम अभी 28-30 तक में है उनको जो है एमपीजीके को अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है। उसके बाद में क्या चेंजमेंट होता है वो हम आपको बताते रहेंगे, अगर आप लगातार हमारे साथ में बने रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाघ की गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो धार में स्थित है बाघ की गुफाएं। देखिए एमपी जीके का ये लगातार तीसरा प्रश्न है और भी आपको प्रश्न दिखा रहे हैं एमपी जीके के, और भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ की गुफाओं का नामकरण भी अजंता की गुफाओं की तरह ही बाघ नामक गांव के कारण पड़ा था। अजंता की गुफाओं का नाम भी जो गांव के नाम पर पड़ा था और इस गुफा का नाम भी बाघ नामक गांव की वजह से इस गुफा का नाम बाघ की गुफाएं पड़ा है। ठीक है, यह गुफाएं कब बनी थी ये आपको डेट जरूर याद रखना है। तो यह गुफाएं 500 से 700 ईसा पूर्व की हैं। इसकी खोज किसने की थी, क्योंकि खोज लगातार पूछ लेते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। तो 1818 में लेफ्टिनेंट डगरफील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि वाकड़कर जी ने किस गुफा की खोज की थी। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पंडित वाकड़कर जी ने किस जो है गुफा की खोज पंडित वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां पर हुआ था। एमपीजीके का एक और प्रश्न आपको देखने को मिल गया है, तो ग्वालियर में हुआ था। कल भी हमने आपको बताया था, बहुत सारे प्रश्न यहां पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, देखिए, तो पंडित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो इनका आरंभिक जीवन जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में जनपद में प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में हुआ था। ठीक है, और ये यहाँ पर अध्यापक भी रहे थे, यानी कि कार्यस्थली जो है वो भी इनकी ग्वालियर रही और जन्मस्थली जो है वो भी इनकी जो है ग्वालियर में रही है। ठीक है, कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश में चले गए थे। ठीक है, कहां पर हुआ था, तो देखिए वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी जो है पंडित
आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है यहाँ पर हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, ठीक है। याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को ही भारत सरकार के द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है व्यापकों के द्वारा कि सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ग्वालियर से एक ट्रेन भी चालू की गई है सुशासन एक्सप्रेस, वो भी इन्हीं के सम्मान में शुरू की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। ये बहुत ही मतलब फेमस प्रश्न है, ये लगातार अभी अब जो है सिंपल सिंपल प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिनों बाद इसका पैटर्न चेंज होगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए ओजोन परत का मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर, ये अभी आपको याद रखना डिस्टेंस भी पूछी जा चुकी है, 20 से 30 किलोमीटर दूर जो है पाई जाती है। ओजोन परत ज़्यादातर निचले समताप मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत कहाँ पर है, निचले समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत के बारे में कल भी प्रश्न आया था, तब भी हमने आपको बताया था कहाँ पर ये ओजोन परत स्थित है। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। 30 तारीख तक जिनका भी एग्जाम है उनको जो है यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। लगातार एग्जाम एनालिसिस देखते रहना, कोई भी पैटर्न चेंज होगा तो वो भी हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। और ये करती क्या है, तो पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है ना। ये आपकी ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत में आपको पता है छेद हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से छेद हो रहा है। यही प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है, कल ये प्रश्न आया था। तो सीएफसी की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत अगर नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं जिसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगी और स्किन कैंसर जो है, ये पूछा गया था कि पराबैंगनी किरणों की वजह से कौन सा कैंसर होता है, तो स्किन कैंसर जो है वो पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है, ठीक है। चलिए इतनी जानकारी आपको दे दी। वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एक और आपका स्ट्रैटेजी का प्रश्न है। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, जो लूसेंट आपकी लूसेंट की किताब है, लूसेंट के पीछे जो विविध दी गई है, विविध को एक बार जरूर देख करके जाइएगा, जिसका भी 30 तारीख तक में एग्जाम है। तो सिंगापुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। चलिए एपेक के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए एपेक की स्थापना 1989 में कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, ठीक है। संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं एपेक के, तो देख लीजिए। संस्थापक सदस्य हैं आपके ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, दारुसलाम है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया गणराज्य है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना। इन लोगों ने जो है मिलकर के एपेक की जो है स्थापना की थी। 1991 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और हांगकांग और चीनी ताइपे फोरम, ये 3 लोग भी इसमें जो है एक्स्ट्रा शामिल हो गए हैं। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये जरूर पूछा जाएगा कि किस किसने मिलकर किसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। तो वो हमने आपको बता दिया। और स्थापना कहाँ पर हुई थी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अब आपको ओपेक का आपको मतलब देख करके जाना है, अन्य जो भी संगठन है इनको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, यह आपसे पूछा गया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था महाकश्यप, ठीक है ना। महाकश्यप जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चलिए डिटेल में आपको पूरा देखने को मिल ही जाएगा। देखिए तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। देखिए द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति भी आगे आपसे पूछी जा सकती है। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर्वकामी ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। शासक कौन था, तो कालाशोक जो है वो उस समय शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में जो है मनाई गई थी, मतलब स्थापित की गई थी अशोक के टाइम पर, ठीक है। अशोक इसमें शासनकाल अशोक का था और मोगलीपुत्र तिस्य जो है इनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब ये तीनों बौद्ध संगीति आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, इसको जरूर देख करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस की सेवा अवधारणा किस देश से ली गई थी। काफी डीप प्रश्न है, सही आंसर इसका स्पेन हो जाएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो ग्रेनेडा के अमीरात के खिलाफ कैथोलिक सम्राटों के द्वारा मलागा की घेराबंदी के दौरान स्पेनिश बलों के द्वारा 1487 में एम्बुलेंस का पहली बार आपातकालीन परिवहन के लिए उपयोग किया गया था, ठीक है ना। कब, 1487 में उपयोग किया गया था पहली बार। तो यानी कि जो आपकी एम्बुलेंस की सेवा है वो स्पेन के जो आपके लड़ने वाले जो स्पेन के बल होते हैं, सैनिक बल, इनके द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी। 1830 के दशक में नागरिक रूपों को संचालन में लगाया गया, यानी कि 1830 में स्पेन में ही इसका जो है उपयोग, जब देखा गया कि युद्ध में ये सफल है तो इसको फिर नागरिकों के लिए भी इसका उपयोग शुरू कर दिया गया, यानी कि एम्बुलेंस सेवा स्पेन से शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दोहरी सरकार प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई थी, तो आपको याद रखना दोहरी सरकार प्रणाली जो है वो ब्रिटेन की देन है। तो ब्रिटेन ने ही सबसे पहले दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी। भारत में दोहरी शासन प्रणाली कब शुरू की गई, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए
इसे दोहरी शासन प्रणाली फिर द्वैध शासन भी कहते हैं। देखिए, तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारत में डायोरची की शुरुआत किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने डायोरची की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसे 1772 तक जारी रखा गया था। बंगाल के प्रशासन को द्वैध शासन प्रणाली के परिणाम स्वरूप ही दीवानी और निजामत में विभाजित किया गया था। तो दीवानी और निजामत में जो बंगाल का शासन था, इसको विभाजित किया गया था द्वैध शासन प्रणाली के तहत ही। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का नाम जरूर याद रखना, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। फिर से एक प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का ही है। सही आंसर हो जाएगा 190 सदस्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में शामिल है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। ठीक है ना, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। इसमें कुल 190 देश जो हैं शामिल हैं आईएमएफ के अंतर्गत। ये आपको पढ़ करके जाना है। ये सारे प्रश्न आपको लूसेंट के विविध में से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्टैटिक जी के शुरुआत में ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। जैसे ही कोई अपडेट होगा, जैसे ही कोई आपका पैटर्न चेंज होगा, तो सबसे पहले हम ही आपको बताने वाले हैं। देखिए, दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो 10वीं अनुसूची में 10वीं और 10 से दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दल बदल को जो है रोका गया है। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था वो भी आपको बता देते हैं। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, ये सीधा पूछते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। कब लगाया गया था, 1985 में जो है 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए, एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया। इस हेतु संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। ठीक है, तो दल बदल के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। करंट अफेयर के 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जैसा हमने पटवारी में करंट अफेयर बनाया था, वैसे ही आपको जो है इसमें भी करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। फेस्टिवल इनोवेशन 2023 का मॉडल किसने दिया था, यानी कि ये मॉडल जो है इसकी उद्घाटन जो है इसका उद्घाटन किसने किया था, फेस्टिवल इनोवेशन 2023 का। ठीक है, उद्घाटन आपसे पूछा गया था। तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। कब इन्होंने किया था, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर यानी कि आरबीसीसी में एनआईएफ के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन और आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने आरबीसीसी के पास स्पोर्ट ग्राउंड में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्राइजेंशिप यानी कि फाइन 2023 का भी उद्घाटन किया था। यहाँ पर यही दिया हुआ था कि फाइन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो फाइन की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइन की फुल फॉर्म हो जाएगी और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कृत्रिम मिठास के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल जो मिठास होती है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाया जाता है सबसे ज़्यादा वो एलिटेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऑप्शन मिल गए होते तो हम और अच्छे से आपको बता सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया था वो एलिटेम का उपयोग किया था। अभी कृत्रिम मिठास क्या होती है ये देख लेते हैं। तो एलिटेम एक कृत्रिम मिठास का कारक है जिसमें एस्पार्टिक अम्ल होता है। यह चीनी की तुलना में 2000 गुना अधिक मीठा होता है, यानी कि चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है एलिटेम। ठीक है, या एस्पोर्टेम से 10 गुना अधिक मीठा होता है। तो बस आपको यह रखना कि एलिटेम जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला कृत्रिम मिठास वाला जो है वो अम्ल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया। ऑप्शन होता तो हम सही आपको बता सकते थे। क्या पूछा गया था, 26% पानी का उपयोग दैनिक जीवन में किसमें किया जाता है, ये पूछा गया था। अगर इसके किसी के पास में इसका ऑप्शन हो तो इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। तो अगली वीडियो में हम इसको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है ना, पूछा गया था कि 26% पानी का उपयोग दैनिक जीवन में जो हम करते हैं वो किस में करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेव्स रोग जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आपको पता है टीएसएच की वजह से ग्रेव्स नामक रोग हो जाता है। चलिए क्या है देखिए, तो टीएसएच पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो आमतौर पर थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ग्रेव्स रोग से पीड़ित रोगियों में टीएसएच का स्तर अक्सर कम होता है। अगर टीएसएच कम हो जाएगा तो समझ लीजिए उन्हें ग्रेव्स रोग हो गया है। और थायराइड हार्मोन का स्तर अक्सर सामान्यतः अधिक हो जाता है, यानी कि जब ग्रेव रोग होता है तो टीएसएच का स्तर कम हो जाता है और जो थायराइड हार्मोन है उसकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो कमी पूछा है तो टीएसएच जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, सही आंसर है डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। कुछ जानकारी आपको देते देखिए, तो 25 नवंबर 1867 ये वो दिन था जब दुनिया को खतरनाक विस्फोटक डायनामाइट के बारे में पता चला था। डायनामाइट को बारूद भी कहते हैं। इसकी खोज मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने की थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, इन्होंने इसकी खोज विस्फोटक या फिर लड़ाई झगड़े के लिए नहीं की थी। इन्होंने इसकी खोज की थी जो आपके बड़े बड़े पठार होते हैं जहाँ से उसको तोड़ने के लिए जो है इन्होंने विस्फोटक की खोज की थी। लेकिन आजकल जो है इसका उपयोग जो है लड़ाई झगड़े इनमें हो गया और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है खराब उपयोग भी किया जाने लगा है डायनामाइट का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेन इकाई का संबंध किससे है, यह प्रश्न पूछा गया था।
तो ऑक्टेन इकाई जो है उसका संबंध इंजन के ईंधन विस्फोट की दर को मापने के लिए ऑक्टेन इकाई का यूज किया जाता है। देखिए, तो ऑक्टेन संख्या इंजन में ईंधन के विस्फोटक यानी कि नॉकिंग या फिर पूर्व प्रज्वलन के विरुद्ध गैसोलीन पेट्रोल के प्रतिरोध का माप है। यानी कि किस तरह से आपका इंजन कार्य कर रहा है, कितनी उसमें एंटी नॉकिंग हो रही है, ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी आपको ऑक्टेन संख्या के द्वारा दी जाती है। चलिए भाई, वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी में पूछा गया था महिला किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है, क्या है, तो ये महिला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि महिला किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, अलंकार से आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, देखिए वाक्य देकर के उसमें चिन्ह पहचानने के लिए बोला गया था, यानी पूरा एक वाक्य दिया गया था, उसमें ऐसे चिन्ह लगे थे, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, उनमें से कोई एक चिन्ह जो है वो आपसे पूछा गया था। दो प्रश्न आपके मुहावरे के देखने को मिले थे, दो प्रश्न आपके समास के देखने को मिले हैं, एक प्रश्न अलंकार का देखने को मिला है, एक प्रश्न आपका रस से देखने को मिला है, एक प्रश्न आपका छंद से भी मिला है, विलोम से दो प्रश्न, समानार्थी से एक प्रश्न, और अगर बात करते हैं तो वर्णमाला से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। हिंदी आपकी अच्छी खासी आ रही है, ठीक ठाक लेवल की, और 20 प्रश्न आपके पूरे के पूरे हिंदी के आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट के पूरे 20 प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कोई कम आ रहा हो। 20 नंबर का हर सब्जेक्ट आ रहा है। हिंदी आपकी बहुत सिंपल आ रही है, आप अगर पढ़ करके जाते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ करके जाते हैं तो 20 में से आसानी से 18-19 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की हिंदी आपकी देखने को मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में लगातार बहुत ज़्यादा पीक्यूआरएस पूछे जा रहे हैं। 6 पीक्यूआरएस इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रीवियस शिफ्ट में 7 से 8 पीक्यूआरएस पूछे गए थे। तो पीक्यूआरएस के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो आप देख करके जाएंगे तो 6 में से आराम से 5 प्रश्न आप आराम से उस ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इस वीडियो के अंत में जैसे ही वीडियो खत्म होने वाली होगी तभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी पीक्यूआरएस वाली, उस पर क्लिक करके जो है आप उस वीडियो को भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में एंटोसिनो के 2 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न आपके पैसिव वॉइस से पूछे गए हैं, 2 प्रश्न नरेशन से पूछे गए हैं, 1 प्रश्न आपका मिसस्पेल्ड से पूछा गया है, 1 एरर का प्रश्न आया था और 1 प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आया था। 3 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो इंग्लिश आपके मुट्ठी में हो जाएगी। जैसे कि एक तो आपका हो गया एक्टिव पैसिव, एक आपका नरेशन हो गया और पीक्यूआरएस। इन तीनों के ऊपर हमने वीडियो बना दी है, सर्च कर लेना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन। ये तीनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी ट्रिक वाली। ट्रिक के थ्रू हमने इसमें जो है सॉल्व करा है, कम समय में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो वैसे पीक्यूआरएस पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें बॉडमास रूल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्के के रेशियो वाले प्रश्न पूछे गए थे, सिक्के का अनुपात देकर के पूछा था कितने रुपए बचे या फिर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, ऐसे प्रश्न मिले थे, ठीक है। बोट एंड स्टीम से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। अभी रेलगाड़ी वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कुछ दिनों में आपके रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा तभी ये अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। आयत का क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है ना, आयत की भुजा की लंबाई देकर के उसका क्षेत्रफल पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 प्रश्न आए थे, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न था, परसेंटेज के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, मिक्सचर और एलिगेशन से 1 प्रश्न जो है मिक्सचर का देखने को मिला है, ठीक है। रैखिक समीकरण से भी 1 से 2 प्रश्न रैखिक समीकरण के देखने को मिले हैं। एलसीएम एचसीएफ का 1 प्रश्न है, एसआई सीआई से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न आपका आया था व्रत के अंदर जो है कोई भुजा की लंबाई दी हुई थी, व्रत के अंदर जो है ओ को केंद्र मान करके ऐसे कुछ दिया हुआ था, ठीक है। ओ को केंद्र मान करके एक जो है चाप लिया गया था, एक चाप लिया गया था और कोण ओ ए बी का जो है मान पूछा था, ओ ए बी का मान पूछा था, ठीक है ना। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, 180 का एंगल बन रहा था, उसको जो है आप बना करके आराम से इसका आंसर दे सकते थे। कुछ इस तरह का आपका जो है प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। टॉप स्कोर की बात करते हैं तो वही आज वही 70-72 के आसपास, 72, 67, 65, 64, 62 कुछ इस तरह के स्कोर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और 50 से 60 के बीच में बहुत ज़्यादा लड़के जो है 50 से 60 के बीच में ही रह जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इस वजह से साइंस में काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न कठिन है इस वजह से लोगों का स्कोर यहाँ कम भी बन रहा है। टॉप स्कोर जो है आज हमको 72 और 73 नंबर टॉप स्कोर देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ, कल वाली पीडीएफ अभी मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा और ये वाली पीडीएफ जो है वो आपको कल देखने को मिलेगी। और ये हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, जैसे कि आपका यादव सर के क्लास नोट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको फ्री मिल जाएंगे। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो है वो यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। इंग्लिश की कुछ किताबें हैं डली हुई यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसको जो है आपको सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब इतना हमने कर दिया भाई, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से हम लास्ट दिन यानी कि 20 जून तक लगातार एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। अगर आप एग्जाम एनालिसिस ही देखते रहते हैं तब भी आपके 4 से 5 प्रश्न जीके जीएस और साइंस के कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया। आप अगर कल देखे होंगे तो कल से आज देख लीजिए कितने प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पर
जुड़े हुए हैं वो लगातार अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है। और अगर उनका एग्जाम होता है तो अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर शेयर करेंगे 7052547003। 4:30 बजे वाली एग्जाम शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि जो भंवरलाल जी हैं वो जिन लोगों ने सुबह हमको प्रश्न दिए थे उनका 4:30 बजे भी एग्जाम है जेल आपका जेल अधीक्षक का, तो उसके भी प्रश्न हमको शाम को मिल जाएंगे, तो वो भी हम आपको लेकर के आने वाले हैं। सबसे ऑथेंटिक प्रश्न, सबसे सही प्रश्न। कुछ देर बाद आप देखेंगे जो प्रश्न हमने अभी कराए यही प्रश्न आपको अन्य चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे यहीं से कॉपी करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही इन प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आता है। तो जल्दी मिलते हैं 4:30 बजे वाले एग्जाम शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।